हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। भगवान से दुआ करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जाए, किसी में भी, राजस्थान पुलिस में, एसआई में, रीट में। ठीक है दोस्तों, तो ना थके कभी पैर, ना हिम्मत कभी हारी है। ना थके कभी पैर, ना हिम्मत कभी हारी है। जज्बा है जिंदगी परिवर्तन का, इसीलिए सफर जारी है। इसी के साथ मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन में अजमेर का, जो हमने जो भी चीज़ छोड़ी थी या थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था उसको आज अपन पूरा कवर कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आप देखते नहीं हो और आगे स्किप कर देते हो। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में जो भी, अजमेर ज़िले में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बची है उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है खनिज संसाधन की, कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज संसाधन, अगर अपन राजस्थान के अजमेर जिले में खनिज की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो आता है फेल्सपार। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन मकरेड़ा अजमेर में होता है। ठीक है, तो ये लिखते हैं अपन सबसे पहला पॉइंट, फेल्सपार। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मकरेड़ा अजमेर में। सर्वाधिक मकरेड़ा अजमेर। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है संगमरमर, जो राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर किशनगढ़ में निकाला जाता है। किशनगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी वो कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ में। तो दूसरा पॉइंट आता है संगमरमर, जो कहाँ होता है? किशनगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अजमेर जिले में ये दो महत्वपूर्ण खनिज आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं पशुपालन की, कि अजमेर जिले में कौन कौन सी पशु संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट आता है पशु पालन। अगर अपन पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में देखें तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है? एक पशु संपदा में अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एक गाय की नस्ल आती है, गिर। गिर को राजस्थान में रेंडा कहा जाता है, लेकिन अजमेर में उसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है अजमेर में गिर को अजमेरा कहा जाता है। ठीक है, तो गाय की नस्ल आती है, वो कौन सी आती है अपने पास? गिर। इसे अजमेर में क्या कहा जाता है? अजमेरा। ठीक है, और राजस्थान में क्या कहा जाता है? रेंडा। राजस्थान में रेंडा। ठीक है, ये याद रखना कि जो गाय की नस्ल आती है गिर, इसे अजमेर में अजमेरा कहा जाता है और राजस्थान में रेंडा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो आता है कि राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, क्या नाम है? पद्मा डेयरी, जो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। दूसरा पॉइंट पशुपालन संबंधित, पद्मा डेयरी, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान की सबसे पुरानी, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी, अजमेर। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है अपने पास पशुपालन संबंधित, कि एक बकरी आती है जो कौन सी नस्ल की है? सिरोही नस्ल की। सिरोही नस्ल की बकरी का चारा उत्पादन और विकास परियोजना अजमेर के रामसर में स्थित है। ठीक है, जो मैंने आपसे पहले वीडियो में पढ़ाया था वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल पशुपालन संबंधित वो टॉपिक लिखा रहा हूँ जो अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट करें, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो वो आता है अपने पास, क्या आता है अपने पास? सिरोही नस्ल की जो बकरी आती है,
सिरोही नस्ल की जो बकरी आती है, सिरोही नस्ल की जो बकरी आती है दोस्तों, ठीक है, सिरोही नस्ल की जो बकरी आती है उसका चारा उत्पादन और विकास परियोजना, चारा उत्पादन, चारा उत्पादन व विकास परियोजना जो कहाँ स्थित है, रामसर, रामसर अजमेर। देखिए दोस्तों, आज मैं अजमेर जिले के सभी टॉपिक क्लियर कर दूंगा और आज अपना अजमेर जिला खत्म हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, आप थोड़ा धैर्य रखें और उस चीज़ को पढ़िए, पूरी वीडियो को देखिए, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपने न कभी पढ़ी होंगी न कभी सुनी होंगी। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी अपने वीडियो में ऐड करता हूँ जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले नहीं डालते। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा, पहला हो गया गिर, दूसरा हो गया पद्माडेरी, तीसरा हो गया सिरोही नस्ल की जो बकरी है उसका चारा उत्पादन और विकास परियोजना रामसर अजमेर में स्थित है। चौथा जो पॉइंट आता है अपना किससे संबंधित, पशुपालन से संबंधित। पशुपालन से संबंधित जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन पशुपालन में अपन ऐड कर लेते हैं। जो चौथा पॉइंट क्या आता है, मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र, मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ स्थित है, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा हो, ठीक है दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लिखाता हूँ, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। मैं आपको जो भी जिला पढ़ाऊंगा उसमें जो भी उद्योग है, पशुपालन है, जो भी चीजें दर्शनीय स्थल है, प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है दोस्तों, वह सभी क्लियर कराते हुए आगे चलूंगा। इससे आप अपनी नोटबुक लीजिए, नोटबुक में अपने नोट्स उतारिए आराम से, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं उद्योग और धंधे। अजमेर जिले में कौन कौन से उद्योग हैं उसकी बात अपन आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला पॉइंट आता है उद्योग और धंधे, उद्योग व धंधे। अजमेर जिले में अगर अपन उद्योग और धंधे की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई। राजस्थान की दूसरी सूती, जो कहाँ पे स्थापित की गई, ब्यावर अजमेर में। राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र की मिल एडवर्ड मिल लिमिटेड के नाम से 1905 में स्थापित की गई। राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र की मिल भी ब्यावर में स्थापित की गई, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, सन 1925 में स्थापित की गई। तो ये 3 टॉपिक लिखिए कि राजस्थान में, वैसे तो आपको पहले लिख लिया होगा, लेकिन इस दृष्टिकोण से, अपने नोट्स बनाने के दृष्टिकोण से आपको एक बार फिर ऐड कर लो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात आती है सूती वस्त्र की मिल। राजस्थान में जो सूती वस्त्र की मिल है सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी, अजमेर के ब्यावर में वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल। सूती वस्त्र मिल की बात करें तो सबसे पहले आती है कृष्णा मिल लिमिटेड, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ठीक है, यह कभी स्थापित हुई थी, सन 1889 में। दूसरी जो मिल आती है वो आती है एडवर्ड सागर मिल लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये कब स्थापित हुई थी, सन 1905 में। तीसरी जो मिल आती है अपनी वो आती है कौन सी, वो आती है अपनी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, जो कब स्थापित हुई थी, सन 1925 में। ठीक है दोस्तों, और यह तीनों ही मिल कहाँ स्थापित की गई, ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में, कर्नल डिक्सन के द्वारा बसाया गया ब्यावर। ठीक है दोस्तों, तो उद्योग धंधों में अपने सबसे पहले बात की सूती वस्त्र की मिल की। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है कि सन 1967 में
चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था, उसने अजमेर के चाचियावास में सन 1967 में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लिखिए। ये पहला पॉइंट हो गया उद्योग और धंधे का। और अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तो वो क्या आता है अपने पास कि चाचियावास चाचियावास ठीक है, चाचियावास में क्या हुआ, कौन सा देश था, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HMT यहां लिख देता हूं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अपने पास चाचियावास, पहला पॉइंट आया सूती वस्त्र मिल। अजमेर जिले का जो तीसरा जो उद्योग और धंधा है उसकी बात करते हैं अपन, वो आता है अपने पास कौन सा, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट जो सीमेंट की एक महारत्न कंपनी है, उसे पर्यावरण पुरस्कार और गोल्डन पिकॉक पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो अपना क्या पॉइंट आता है, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट जो है दोस्तों एक सीमेंट की कंपनी है जिसे पर्यावरण पुरस्कार व गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया जा चुका है। पिकॉक दिया जा चुका है। और जो श्री सीमेंट कंपनी है यह कहाँ स्थित है, ब्यावर में। ये याद रखना दोस्तों आपको, श्री सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है, ब्यावर में। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हो गया उद्योग धंधे का, जो क्या है, श्री सीमेंट कंपनी। चौथा जो पॉइंट आता है अपने पास वो क्या आता है, वही एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, जो बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हुए अपने उद्योग और धंधे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आगे, प्रमुख दर्शनीय स्थल। अजमेर जिले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, इसकी बात अपन अब आगे करेंगे। तो जो अपना अगला पॉइंट आता है वो आता है दर्शनीय स्थल। आपको दिख रहा है साफ, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, ठीक है। थोड़ा सा और लिख देता हूँ मैं आगे पॉइंट बना के, दर्शनीय स्थल। अजमेर जिले में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, बहुत सारे पर्यटक केंद्र हैं। कौन कौन से, जिसमें सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन परिचय के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको दरगाह मस्जिद मकबरे में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, मैं उनके जीवन के बारे में आपको बता रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पर्सिया, जिसका नया नाम क्या है, ईरान, पर्सिया ईरान में संजर नामक कस्बे में एक चिश्त कस्बे में हुआ था। ठीक है, इसी के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहलाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 9 रजब 530 हिजरी, अगर ये तो मुस्लिमों का मतलब वो टाइम होता है, लेकिन अपना जो टाइम है वो है 1143 ईस्वी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 9 रजब 530 हिजरी यानी कि 1143 ईस्वी में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद और माता का नाम बीबी शाहनूर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 पत्नियां थी, कौन कौन सी, बीबी अमतुल्लाह और अस्मत बानो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारतीय गुरु इब्राहिम कंदोजी थे, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो मुस्लिम गुरु थे वो थे उस्मान हारूनी चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 3 पुत्र कौन कौन से, ख्वाजा अबू सैद, ख्वाजा हिसामुद्दीन और ख्वाजा फखरुद्दीन, जिसकी दरगाह सरवाड़ अजमेर में स्थित है, मैंने आपको पढ़ाया था।
ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में। लेकिन अगर प्रश्न यह है कि फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो गालियाकोट डूंगरपुर में आती है, सैयद फखरुद्दीन की मजार। ठीक है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो एक पुत्री थी उसका नाम था बीबी हाफिजा जमा। आगे की बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सबसे पहले अपने अजमेर जिले में आए, वो कैसे आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब 1191 और 92 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद गोरी के साथ भारत प्रवेश किया और अजमेर जिले को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें जो उर्स बढ़ता है वह 1 रजब से लेकर 6 रजब तक बढ़ता है। यह क्यों बढ़ता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती समाधि लेने के लिए अंदर गए तो वह 6 दिन तक बाहर नहीं निकले। उसी के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स बढ़ता है वह 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बढ़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें 27 मई सन 2012 को दरगाह पर 20 रुपए का डाक टिकट और जन्नती दरवाजे पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो इनके जो संप्रदाय होता है उसमें उत्तराधिकारी को वली, गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वह बुलंद दरवाजा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मैंने आपको बताई। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्ट करा देता हूँ, बाकी अपन मस्जिद और मकरे में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए आप। सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपने पास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इंट्रोडक्ट कर दिया है। बाकी मैं आपको मस्जिद और मकरबों में वह पूरा पढ़ा दूंगा और नोट्स भी आप बना लेना। ठीक है दोस्तों, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर में है। ठीक है, और इनके बारे में आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको बहुत बताया है, लेकिन मैं आपको इस नोट्स बनाने की चीज़ बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, इनकी दरगाह में जो इनकी दरगाह है उसमें गुरु को क्या कहा जाता है, गुरु को क्या कहा जाता है, पीर। शिष्य को क्या कहा जाता है, मुरीद। और उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है, वली। जो नोट करने की चीजें वो मैं आपको यह बताता हूँ, और आगे जब मैं आपको मस्जिद और मकबरे बताऊंगा तो उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा जीवन और परिचय मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं अपन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा आप यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कि 27 मई 27 मई 2012 को दरगाह पर 20 रुपए का तथा, देखिए ध्यान रखना आप, दरगाह पर तो कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, 20 रुपए का। ठीक है, और जन्नती दरवाजे पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, जन्नती दरवाजे पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। आगे मैं आपको और पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल आता है, अच्छा एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को, आप कमेंट करके मेरे को ये बताइएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब दरगाह में उर्स लगता है तो उर्स में एक झंडा चढ़ता है, वह झंडा किस परिवार के द्वारा चढ़ाया जाता है और कौन से जिले के किस परिवार द्वारा चढ़ाया जाता है। तो आप लिखिएगा, दरगाह पर झंडा किस परिवार द्वारा चढ़ाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर थोड़ी जगह की तो मैं और आगे कराऊंगा आपको। ले लिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन दर्शनीय स्थल पढ़ रहे हैं। अभी तो अपन ख्वाजा मोइन चिश्ती पढ़े हैं, इसके बाद अपन अकबर का किला पढ़ेंगे जिसे मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। फिर आप इसके बाद तारागढ़ दुर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद अपन मेयो कॉलेज पढ़ेंगे, इसके बाद अपन सोनी जी की नसिया पढ़ेंगे, इसके बाद अपन 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आपको मेरे साथ बने रहना है शुरू से लेकर एंड तक, जब भी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ये आप उत्तर मेरा कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। दर्शनीय स्थलों में दूसरी जो बात आती है वो आता है अकबर का किला। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अपने पास अकबर का किला। ये बताने से पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्ट करता हूं। इसे अकबर का किला और शास्त्रागार, क्योंकि अकबर अपने शास्त्रागार यहीं रखता था, और मैगजीन का किला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको इंट्रोडक्ट कर देता हूँ इसके बारे में, फिर अगर आप अपन कोई चीज़ पहले पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लेके उसको पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। अकबर का किला, शास्त्रागार, मैगजीन का किला। ठीक है, अकबर ने ख्वाजा साहब के सम्मान के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजस्थान में मुस्लिम पद्धति से बना हुआ जो एकमात्र दुर्ग आता है वो आता है अकबर का किला। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में अकबर के इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान में यह राजपूताना संग्रहालय के रूप में स्थित है। अकबर के किले में ही हल्दीघाटी के युद्ध की योजना बनाई गई। अकबर के किले में ही जहांगीर ने सन 1613 में सर टॉमस रो को चाय के व्यापार के लिए अनुमति दी। अकबर का किला, जिसे मैगनीज का किला कहा जाता है, यह अकबर ने क्यों बनाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान के लिए और अपने शास्त्रागार का प्रयोग करने के लिए इसका निर्माण कराया गया। ठीक है दोस्तों, तो अकबर के किले में पढ़ते हैं अपन। अब इसमें क्या नोट करने की चीज़ें हैं, तो जैसे नोट करने की चीज़ें लिख लो आप। नोट करने की चीज़ें आती है इसमें कि मुस्लिम पद्धति से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, मुस्लिम पद्धति से बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। ये प्रश्न बनते हैं अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि अकबर के किले का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इसके बाद और जो इसकी नोट करने की जो चीज़ें आती है वो आती है कि हल्दीघाटी के युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई गई। हल्दीघाटी के युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई गई। जहांगीर ने जो 1613 में सर टॉमस रो को चाय की अनुमति दी थी वही यहाँ पर ही दी गई। जहांगीर ने 1613 में सर टॉमस रो को चाय व्यापार की अनुमति दी। ठीक है, और आगे मैं जब आपको दुर्ग स्थापत्य कला कराऊंगा उसमें और डीप बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर अपन यहीं पे सब कुछ बता देंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, लेकिन लंबा होने से आपको फ़ायदा है, लेकिन पूरा वीडियो देखने में कुछ बोरिंग फील होता है, इसलिए आगे और बता दूंगा। मैंने जैसे इंट्रोडक्ट तो आप करा ही रहा हूँ, जैसे ही मैं कोई चीज़ पढ़ा दूँ आपको इंट्रोडक्ट करा ही देता हूँ, कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन। अकबर का किला हो गया। जो तीसरा महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल आता है वो आता है तारागढ़ दुर्ग, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, जिसे मेवाड़ के महाराजा पृथ्वीराज कछवाहा ने अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग रखा। ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग रखा। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है जो
तारे के समान दिखाई देने के कारण इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, जो बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है वह तारे के समान दिखाई देने के कारण वह तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। और यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज कछवाहा ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है तारागढ़ दुर्ग के बारे में, पहले मैं लिख देता हूं। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है यह बात आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी यानी खुद के ही देश में जो आक्रमण करता है, स्वदेश जो खुद के देश में जो चीज निर्मित होती है वह स्वदेशी कहलाती है। स्वदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग वो अपना तारागढ़ दुर्ग है, और विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग वो अपना आता है भटनेर का किला हनुमानगढ़। राजा भट्टी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन तारागढ़ दुर्ग की। तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग में ही हुआ था। बिशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग को पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा दी। तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। पूरे विश्व में घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, वो आता है तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग के बारे में फिर वही बात मैं आपको किले व जिस तरफ से कलग रहूंगा तो उसमें तारागढ़ दुर्ग के बारे में पूरी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो तारागढ़ दुर्ग मैंने हेडिंग डाल दी। आगे दुर्ग किले स्थापत्य के लिए पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा जो दर्शनीय स्थल आता है वो अपना क्या आता है, वो आता है मेयो कॉलेज। सन 1875 में लॉर्ड मेयो ने, पहले मैं लिख देता हूं मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज सन 1875 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेयो कॉलेज का जो प्रथम विद्यार्थी था वह अलवर का महाराजा मंगल सिंह था। मेयो कॉलेज के जो प्रथम प्राचार्य थे वह सर ऑलिवर सेंट जॉन थे। मेयो कॉलेज का शाहजहां गिब्सन को कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, तो मैं ये लिख देता हूं मेयो कॉलेज के बारे में। मेयो कॉलेज का निर्माण 1875 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेयो कॉलेज का जो प्रथम विद्यार्थी था वह कौन था, अलवर महाराजा मंगल सिंह। प्रथम विद्यार्थी कौन सा था दोस्तों, अलवर महाराजा मंगल सिंह। अलवर महाराजा मंगल सिंह। ठीक है दोस्तों, अलवर महाराजा मंगल सिंह प्रथम विद्यार्थी और प्रथम प्राचार्य थे सर ऑलिवर सेंट जॉन। प्रथम विद्यार्थी, प्रथम प्राचार्य सर ऑलिवर सेंट जॉन। सर ऑलिवर सेंट जॉन। और मेयो कॉलेज का शाहजहां गिब्सन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेयो कॉलेज का शाहजहां, इसका जो मेयो कॉलेज का शाहजहां किसे कहा जाता है, शाहजहां किसे कहा जाता है, मेयो कॉलेज का शाहजहां गिब्सन को। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ मेयो कॉलेज। इसके बाद अपना जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों, तो वो तो जो टॉपिक आता है वो आता है सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। सोनी जी की नसियां अजमेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण सेठ मूलचंद सोनी द्वारा करवाया गया। तो मैं आगे लिख देता हूं, जो पांचवा पॉइंट आता है अपना वो आता है सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां क्या है, एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण सेठ मूलचंद सोनी द्वारा कराया गया। निर्माता कौन है, आप निर्माता याद रखो केवल, निर्माता है सेठ मूलचंद सोनी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो ये हुआ
अकबर का किला, मेघनीज किला, ठीक है। इसके बाद तारागढ़ दुर्ग, मेयो कॉलेज और सोनी जी की नसीब। अब अगर आगे बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। एक महत्वपूर्ण चीज, 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा टॉपिक आता है अपने पास? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो सन 1153 ईस्वी में विग्रह चतुर द्वारा इसका निर्माण एक सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय के रूप में इसका निर्माण करवाया गया, जिसे 1194 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण करता कौन था? सबसे पहले ये क्या था? विग्रह चतुर में सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय। इसका निर्माण किसने करवाया? सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय का। तो इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो इसका निर्माणकर्ता था विग्रह चतुर्थ। कब कराया? सन 1153 में। विग्रह चतुर्थ चौहान वंश का सबसे महान शासक बना। चौहान वंश का स्वरूप इसी शासक के बारे में आता है। इसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, निर्माणकर्ता विग्रह चतुर्थ। इसके बाद बात करते हैं अपन 2.5 दिन के झोपड़े की। तो सन 1194 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया, तोड़ दिया इसको। इसके बारे में 2-3 मान्यताएं। एक तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कि पंजाब शाह के फिर 2.5 दिन तक यहाँ रुकते थे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का यहाँ पे होट बाजार लगता था, इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन 2.5 दिन के झोपड़े के बाद जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो क्या आता है? वो आता है 2.5 दिन के झोपड़े के बाद दौलतबाग के बारे में आपको ऐसे ही बताता हूँ। दौलतबाग हेडिंग डाल के मैं आपको ऐसे बताता हूँ। दौलतबाग आना सागर झील के किनारे दौलतबाग, जिसका उपनाम सुभाष उद्यान है। इसका जो उपनाम क्या था? सुभाष उद्यान। दौलतबाग जिसका उपनाम सुभाष उद्यान है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। एक ये है, एक प्रकार का बगीचा है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अगला जो दर्शनीय स्थल आता है वो आता है अपने पास 12 दरिया। यह भी आना सागर झील के किनारे है और इसका निर्माण शाहजहां ने 5 बाहर दरियों का निर्माण कराया था आना सागर झील के किनारे। अगला जो दर्शनीय स्थल आता है अपने पास वो क्या आता है? वो आता है जुबली क्लॉक टावर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, अजमेर रेलवे स्टेशन के पास महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसका निर्माण कराया गया। जुबली क्लॉक टावर, जुबली क्लॉक टावर रेलवे स्टेशन के पास। ये दोनों तो आना सागर झील के पास हो जाएंगे। ठीक है, जुबली क्लॉक टावर रेलवे स्टेशन के पास अजमेर में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के अवसर पर, विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के अवसर पर
के अवसर पर इसका निर्माण कराया गया, जुबली क्लॉक टावर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। तो पुष्कर झील जो मैंने आपको पढ़ा दी थी, पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो आता है अब्दुल्ला खां का मकबरा। अगला जो दर्शनीय स्थल आता है वो आता है अपने पास अब्दुल्ला खां का मकबरा। अब्दुल्ला खां का मकबरा, इसे क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कहाँ है, तो आप उत्तर क्या दोगे? अजमेर में, क्योंकि अब्दुल्ला खां के मकबरे को ही बीबी का मकबरा कहा जाता है। और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दर्शनीय स्थल में बात कर रहे हैं अपन, बीबी का मकबरा हो गया, अब्दुल्ला खां का मकबरा हो गया। इसके बाद अपन जो बात करते हैं वो आता है अपना दर्शनीय स्थलों में, मुझे लगता है यही बहुत है। इसके आगे अपन दूसरा टॉपिक उठा ले तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं अपन चर्चित व्यक्ति कि अजमेर जिले से किन किन महान व्यक्तियों का अजमेर जिले से संबंध रहा है। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्ति यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रमुख व्यक्ति जो अजमेर जिले से संबंधित है, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहला पॉइंट जो आता है अपने पास वो आता है कपिल मुनि, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे योग दर्शन, पतंजलि। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे दर्शन आते हैं। ठीक है, तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता, जिनका जन्म पुष्कर में हुआ, पुष्कर अजमेर में हुआ। दूसरा एक प्रमुख व्यक्ति है जिसका जन्म भी पुष्कर अजमेर से माना जाता है, वो आता है अपने पास रामकिशन सोलंकी, नगाड़े का जिसे अपन जादूगर कहते हैं, नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, इसका जन्म भी पुष्कर अजमेर से हुआ। ये नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले जो आता है वो आता है कपिल मुनि, कपिल मुनि। और दूसरा जो आता है वो आता है रामकिशन सोलंकी, रामकिशन सोलंकी, रामकिशन सोलंकी। इन दोनों का जो जन्म माना जाता है वह पुष्कर में माना जाता है। ये तो क्या थे? जो कपिल मुनि थे ये क्या थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता। रामकिशन सोलंकी क्या थे? नगाड़े के जादूगर। आगे बात बताऊंगा हम आपको, और नोट चीजें करूंगा जो बताऊंगा। ठीक है, आगे चर्चित व्यक्ति की बात करते हैं तो वो आती है पेमल। पेमल, पेमल कौन? तेजाजी की पत्नी, जिसका जो अच्छा तेजाजी के ससुराल की बात करें अपन तो पनेर अजमेर में आता है। तेजाजी के बारे में आपको क्या बताऊं, जब अपन लोक देवता पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तेजाजी का ससुराल तो जो था वो था पनेर अजमेर में। पनेर अजमेर में रायचंद्र की पुत्री पेमल से इनका विवाह। आप अभी ये नोट कर लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है पेमल। पेमल कौन थी? तेजाजी की पत्नी। ठीक है, पेमल, पनेर अजमेर, संबंध कहाँ आता है इसका? पनेर अजमेर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि जगह खत्म हो चुकी है और आगे मैं बताता हूँ आपको। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट? ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन। आज अजमेर जिले को खत्म कर देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप बड़ा टाइम देखिए, मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है, MDC कंपटीशन क्लासेज, जो एक अच्छा संस्थान है कोचिंग का। मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। मुझसे गलती हुई क्योंकि मैंने बहुत दिनों से राजस्थान जिला दर्शन अजमेर पार्ट 3 की वीडियो डाली, अजमेर पार्ट 3 भाग 3। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे इसको बिठा देता हूँ और आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चर्चित व्यक्ति में कपिल मुनि हो गए, रामकिशन सोलंकी हो गए और अपने पेमल भाई हो गई। अब जो आता है वो आता है अपने पास जो चौथा पॉइंट, दुर्गा प्रसाद चौधरी, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। अब अजमेर जिले से इसका संबंध कैसे है? क्योंकि इन्होंने दुर्गा प्रसाद चौधरी ने दैनिक नवज्योति जो अखबार आता है उसका प्रकाशन अजमेर जिले से ही किया था। तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, कप्तान दुर्गा
प्रसाद चौधरी, ये जो व्यक्ति है ये क्यों महत्वपूर्ण है? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने एक अखबार का प्रकाशन किया, दैनिक नवज्योति, जो अजमेर जिले से किया था। ठीक है, तो आप इनके बारे में लिखिए। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक अखबार आता है, दैनिक नवज्योति, दैनिक नवज्योति का प्रकाशन अजमेर जिले से किया था, प्रकाशन अजमेर से किया। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है प्रमुख व्यक्ति के बारे में, वो आती है रीमा दत्ता, जिसे राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। रीमा दत्ता का संबंध अजमेर जिले से है। रीमा दत्ता, अब इसे राजस्थान की जलपरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तैराकी में प्रथम स्थान होने का इसे राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी। अगला जो व्यक्ति आता है वो आता है अपने पास फल्गुबाई, जिसके बारे में पहले पढ़ा दिया था। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिसका जन्म किशनगढ़ में हुआ। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हरविलास सारदा। बाल विवाह से संबंधित जो अधिनियम बनाया वो हरविलास सारदा ने बनाया, जो कि अजमेर जिले से संबंध रखते हैं। इन्होंने 1928 में बाल विवाह से संबंधित एक एक्ट पारित किया, जो 1930 में प्रभाव में आया। ठीक है, हरविलास सारदा। बाल विवाह से संबंधित अधिनियम बनाए इन्होंने, बाल विवाह संबंधित। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है अपने पास व्यक्तियों में गोविंद सिंह गुर्जर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जिस प्रकार राज्यपाल होता है केंद्र शासित प्रदेश में, उसी राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। राजस्थान में राज्यपाल कहा जाता है। राजस्थान में जो राज्य होते हैं, राज्य जो भी राजस्थान के जो भारत के जो राज्य हैं, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब पांडिचेरी के जो उपराज्यपाल बने वो अजमेर निवासी गोविंद सिंह गुर्जर बने। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है गोविंद सिंह गुर्जर के बारे में। गोविंद सिंह गुर्जर पांडिचेरी के उपराज्यपाल बने। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी के उपराज्यपाल बने गोविंद सिंह गुर्जर का संबंध किस जिले से? अजमेर जिले से। पांडिचेरी के उप राज्यपाल बने। ठीक है दोस्तों, प्रमुख व्यक्तित्व में ये चीजें हुई। इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व अपने खत्म होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको अजमेर जिले से बताता हूँ और वीडियो को यहीं पे अपन विराम देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़े बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ अजमेर जिले से संबंधित, और एक दो फैक्ट हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, फिर वीडियो को अपन यहीं पे रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट, पहला जो फैक्ट आता है, हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी। हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी लाखन कोठारी अजमेर में स्थित है। हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी, हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ स्थित है? लाखन कोठारी अजमेर। ठीक है दोस्तों, आतेड़ की छतरियां कहाँ स्थित है? अजमेर में। आतेड़ की छतरियां कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। एक आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय।
बात करते हैं अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थित है? बांद्रा सिंदरी। बांद्रा सिंदरी अजमेर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बांद्रा सिंदरी अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2012 में अशोक गहलोत और मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली यह कहाँ खेली जाती है? भिणाय अजमेर। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास देवर भाभी की होली के अलावा कि कोड़ा नहीं, देवर भाभी की होली, सॉरी दोस्तों, ये ब्यावर में होती है, ब्यावर में खेली जाती है। और कोड़ामार होली भिनाय में खेली जाती है। कोड़ामार होली भिनाय। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान जिला दर्शन का अजमेर का पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर अजमेर ज़िले में और कोई चीज़ बची होगी तो मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। और अपना जो अगला ज़िला आएगा वो आएगा ज़िला जोधपुर। जोधपुर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज ये अपना अजमेर ज़िला ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए ताकि पल पल की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।